नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। वो कई विधा में अपनी पहचान बनाते हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने राजनीति जीवन में, समाज वेलफेयर के क्षेत्र में और साथ साथ सिनेमाई क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। ये शख्स है भूमिपाल राय जी। आइए आज इनसे बात करते हैं और इनकी बातों को जानते हैं। भूमिपाल जी, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले भूमिपाल जी ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति जीवन में भी हैं, सामाजिक जीवन में भी कार्य कर रहे हैं और साथ साथ सिनेमाई जगत में भी आप काम कर रहे हैं, तो ये तीनों में एक साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया है अपनी बात रखने के लिए। कि आवश्यकता के अनुसार लोगों को काम करना पड़ता है और ज़रूरत के हिसाब से भी लोग काम करते हैं। मुख्यतः हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो समय मिलता है, जो हमारे अंदर जो कलाकार पल रहे हैं, जो हमने गांव में सीखा है, जो गांव में थिएटर चलते थे, गांव में जो कला मंच चलते थे, उनसे जो सीखा है उसको हम अपनी प्रतिभा को दूसरे जगह भी इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे जगह भी वो काम करते हैं। और तीसरा कि कोई भी एक पॉलिटिशियन तभी हो सकता है जब वो सामाजिक व्यक्ति हो। अगर वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, सोशल वर्कर नहीं है, तो वो कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए सोशल वर्कर होना सबसे अति आवश्यक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सबसे पहले सोशल वर्कर होना जरूरी है। समाज के दुख दर्दों में शामिल होना, समाज के विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना उसके लिए अति आवश्यक है। इसलिए एक पॉलिटिशियन होने के नाते पहले सामाजिक कार्यकर्ता बनना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन पाऊँ। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और इस तरफ कैसे आए पॉलिटिक्स? देखिए, हमारी पढ़ाई की प्रारंभ जो है वो गांव से ही हुआ है और गांव से ही हम पढ़े लिखे हैं और सरकारी विद्यालय में ही हम पढ़े हैं। किस गांव से? हमारा गांव है रचियाही नया टोला, वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। बीच के दिनों में दूसरे निजी विद्यालयों में भी पढ़ने के लिए गया, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। फिर सरकारी विद्यालय में ही हमारा शिक्षा दीक्षा हुआ। और जब मैं इंटर में आया जीटी कॉलेज में, तो 94-95 का समय था। 94 में जॉर्ज साहब ने एक पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम था जनता दल जौ, जो बाद में चल के समता पार्टी के नाम से हुई। तो माननीय नीतीश जी का, जो हमारे पार्टी के आज के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने बरौनी के रेलवे मैदान में अपने पार्टी के कार्यक्रमों के संबंधित वो आए थे। उसी में मैं पिताजी के साथ गया था। कमता बाबू उस समय वर्तमान में आकाशवाणी के और नवभारत टाइम्स के पत्रकार हुआ करते थे, और जहाँ मैं रहता हूँ बरौनी थर्मल में, वहीं हमारे लाइन में ही पड़ोस में रहते थे। तो हमें भी ले गए थे और उन्होंने कहा कि छोटा नेता को भी बोलने दो। हमने भाषण किया था नीतीश जी के सामने, और कोई राजनीतिक मंच पर मेरा वो पहला भाषण था। तो मेरे भाषण से प्रभावित हुए या ना प्रभावित हुए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नीतीश जी ने फिर पता किया कि ये लड़का कौन है। तो कमता बाबू ने बताया कि आपके गंगा राय जी का यह बेटा है। तो उन्होंने स्वयं मेरे पिताजी को बुलाया और कहा कि इस लड़के को हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई, राजनीति करने वाले पर विश्वास नहीं है, लड़का अभी पढ़ रहा है, नौकरी करेगा कहाँ जाएगा, कह कि हमको दे दीजिए, विश्वास करके हम ठीक ठाक से इसको रखेंगे। आप देख रहे हैं कि फिर मैं राजनीति में चला गया। छात्र संघ का बिहार के उपाध्यक्ष पदों से प्रारंभ किया। फिर बीच के दिनों में उन्होंने पटना मुझे बुला लिया। मैं पटना यूनिवर्सिटी से लॉ भी किया और छात्र राजनीति से हमने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। और 7 साल मुझे गर्व है कि 7 साल जब जॉइंट बिहार था, झारखंड भी हमारे साथ थे, तो उसके भी हम संयुक्त अध्यक्ष रहे हैं।
उस समय 11 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और छात्र जीवन से हमारी राजनीति प्रारंभ हुई। तो उसके बाद जब राजनीति में चले ही गए तो फिर रंगमंच की तरफ भी आप आए? उसके पहले गांव में जो रंगमंच होता है, गांव का जो कला मंच होता है, जो साल में 1-1.5 साल में अपने कार्यक्रम को करते हैं, तो उससे मैं जुड़ा रहा। उसके बाद मेरा जुड़ाव कुछ दिनों के लिए बीहट इप्टा के साथ रहा। बीहट इप्टा के साथ भी काम किया, तो मेरा कला के प्रति जुड़ाव था ही। लेकिन बीच के कालखंडों में हम चूँकि राजनीति में इतना व्यस्त हो गए कि उन चीज़ों को भूल गए। लेकिन जब शराबबंदी हुई तो भोला बसंत जी ने हमको स्क्रिप्ट दिखाया शराबी दुल्हा, और शराबी दुल्हा में स्क्रिप्ट दिखाया तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, इसका करना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं आप भी इसमें अभिनय करिए। फिर मैंने ऊपर मन से ही लेकिन तैयार हो गया कि मैं अभिनय करूंगा, और अभिनय किया भी। और उस फिल्म को लेकर जब गए गांव में, जब फिल्म बनी, तो जो लोग भी जिस गांव में हमारी पार्टी का संगठन नहीं था, माने हम घूस भी नहीं पाते थे, लेकिन वो फिल्म लेके जाते थे। फिल्म देखने के बाद लोग फिल्म की तारीफ तो करते ही थे, और माननीय नीतीश कुमार जी के अभियानों का ज़्यादा तारीफ करते थे। और मुझे लगा कि ये माध्यम हो सकता है जिस माध्यम से कि हम राजनीतिक एजेंडे के तहत या राजनीतिक मंचों से उनसे संवाद स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो हम इन माध्यमों से भी हम अपना संवाद स्थापित करने में कामयाब हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक माध्यम है और मेरे अंदर जो कला है उसको निकाला जाए, और इसका पूरा उपयोग इसके साथ साथ राजनीतिक कामों में भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने मूवमेंट चला था नीतीश कुमार जी के द्वारा बाल विवाह दहेज प्रथा को लेकर। उसके बाद मैंने फिर एक काम किया था शराब मुक्त बिहार, ये भी शराबबंदी पर था। दहेजबंदी पर मुक्ति गाथा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1,80,000 लोगों को हमने रथ के माध्यम से बेगूसराय में दिखाया, और लोगों ने उस फिल्म को बहुत सराहा और काफ़ी उसको लोकप्रियता मिली। और हमको लगता है कि छोटे फिल्म जो बनते हैं 15-20 मिनट के, उस फिल्मों में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर जो भी हीरो रहे हों, लेकिन ज़मीन पर हीरो उस फिल्म में ने अपनी ताकत दिखाई। और उसमें जो कलाकार चाहे गायक थे, जिसने भी गीत लिखा, जिसने भी गाया, सब लोगों की तारीफ़ हुई। और बहुत ही वो फिल्म आज भी लोग उस फिल्म का तारीफ़ करते हैं। जो भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों ने देखा था। वो यूट्यूब पर खोजते हैं, नहीं मिलता है, तो उसकी खोज बराबर होती रहती है। वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण उसको नहीं ला पा रहे हैं। चूँकि फिल्म फेस्टिवल में उसको भेजने का था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कारण है जो फिल्म फेस्टिवल में भी नहीं जा पा रहा है, सेंसर नहीं हो पा रहा। तो लेकिन उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं जल्द से जल्द। और उसके अलावा हमने मैथिली फिल्म जो लव यू दुल्हन है उसमें भी काम किया। अभी मिलन फिल्म है मैथिली का, उसमें भी हमने काम किया। तो उसके बाद लगातार हम लोगों ने छोटे छोटे कामों को, और अभी हम लोगों ने बच्चों को लेकर बनाया था, आपके पुत्र भी थे उसमें, स्वच्छता पर, उसको जिला में भी प्रथम स्थान मिला और बिहार में भी वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वच्छता वो चलते चलते कहानी बनी थी, और बच्चों ने कभी उसके स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और फिर काम किया बच्चों ने, और इतना मस्त होकर काम किया कि उस फिल्म को काफ़ी सराहना मिली। और राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार पाना, पहली बार किसी ने लिखा, डायरेक्ट किया, और पहली बार अभिनय जिस बच्चों ने किया उसकी फिल्म अगर राज्य भर में टॉपर करे तो वो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, हाँ, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी स्क्रिप्ट राइटर के लिए वो उसके लिए सबसे बड़ा दिन होता है। और सौभाग्यशाली वो है कि उसका पहला लिखा हुआ फिल्म ही हिट कर जाए, तो ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप में आप सब लोगों का सहयोग से, आशीर्वाद से। तो जैसे अगर आप फिल्म में गए तो क्या उसका नेगेटिव असर आपके राजनीतिक जीवन पर नहीं पड़ा? कोई नेगेटिव असर नहीं। देखिए, राजनीति करने वाले लोग, जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, तो कोई ना कोई धंधा पानी करते हैं, चाहे वो ठेकेदारी कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, मेडिकल की दुकान हो, या जो भी हो, उनका निजी जो काम है वो करते हैं। तो अगर मैं भी अपना जो हमारे पास कला है, जो हमारे पास समय है, उसका हम अगर सार्थक उपयोग करते हैं तो उसमें किसी नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, वो तो पॉजिटिव है। पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं, देखिए,
दो क्षेत्र, हमारे जो व्यक्तिगत क्षेत्रों का फैलाव होता है, किसी व्यक्ति का एक राजनीतिक फैलाव होता है, और दूसरा यह होता है कि उस व्यक्ति का दूसरे क्षेत्रों में फैलाव होना। तो व्यक्तिगत तो मुझे लाभ हुआ कि जो कलाकार थे, जो टेक्नीशियन थे, जो राइटर थे, जो गायक थे, जो गाना लिखते हैं, वो सारे लोगों से हमारे संबंध बने, तो हमारे व्यक्तिगत फैलाव हुए, हमारे व्यक्तिगत फॉलोवर की संख्या बढ़ी, तो ये हमारे लिए तो व्यक्तिगत फायदे की चीज़ हो गई। तो आप अब सिनेमाई जगत के अलावा अपने समाज सेवा में भी एक अलग पहचान बनाए मुकाम में, खासकर अभी कोरोना को लेकर चले तो मैं बेगूसराय का बेटा हूँ करके एक अभियान भी चलाया। देखिए कि इसकी भी एक कथा है। कथा यह है कि आप कहेंगे कि इसको आपको करने का प्रेरणा कहाँ से मिला। तो मैं जिस गांव से आता हूं, हमारे गांव में 80% 90% लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, और हमारा गांव अभी देखिएगा वो और 20 साल पहले जो गांव था पूरे फूस का मकान था, मैंने 90% 99% फूस का ही मकान हुआ करता था। मेरा भी घर फूस का ही था, और हमारे गांव में हमारा गांव 2-2 बार जल गया आग से। उस समय हम 8वां में पढ़ते थे, और आप समझ लीजिए कि हम लोगों के पास जो कपड़ा पहने हुए हैं वही कपड़ा बचता था, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं बचता था। तो उसने देखा है कि आपदा क्या होता है। तो जिस बच्चे ने आपदा को देखा है, जब भी किसी पर संकट आता है तो उसको अपना दिन याद आता है। सही बात। और अपने दिन को जो भूल जाता है वो कभी ना तो ज़मीन पर रहता, ना आसमान में रहता, ना बीच में रहता है, वो हवा में घूमते रहता है। तो हमको वो दिन याद है, जब भी आग लगता हो या बाढ़ आता हो या इस तरह की आपदा आता है तो मेरे पैर रुकते नहीं हैं, वो चल देते हैं स्वतः काम करने के लिए। तो जब ये कोरोना हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरा पहला नज़र गया सिमरिया घाट पर। सिमरिया घाट पर हमने थाना प्रभारी को पूछा, चूँकि मेरे पास तो परमिशन था नहीं कि मैं रोड पर आ सकूं, तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन करके पूछा कि सिमरिया घाट में सारे दुकान बंद हो गए। कहा कि सर एकदम चप्पा चप्पा बंद हो गया। हमने आदमी जाते हैं कि नहीं, कहा कि लाश जलाने छोड़ के दूसरा कोई आदमी वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो मैं इसलिए पूछा था कि वहाँ जो भिक्षुक हैं और जो कुछ साधु हैं जिनका आश्रम नहीं है, जो आते हैं ऐसे महीने 2 महीने रहे, कभी यहाँ रहे वहाँ रहे, मांग के जिनकी जीविका चलती है, तो उनकी क्या स्थिति है। मैंने पूछा कि उनकी क्या स्थिति। कहा कि सर हमने ध्यान नहीं दिया उस ओर। हमने फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी पूछा, कहा कि सर इस तरह का कोई बात अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं, क्या किया जा सकता है आप ही बताएं। तब तक मैंने एसडीओ साहब से फ़ोन करके अपना गाड़ी का परमिशन ले लिया, अपने घूमने का परमिशन ले लिया कि मैं राहत कार्ड चलाऊँगा, इसके लिए उनको परमिशन चाहिए। और मैं सबसे पहले सिमरिया घाट गया, उनकी व्यवस्था की कि उनको सुबह में और रात में भोजन मिल सके। उनकी व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था मैंने कर दिया। उसके बाद रजनीकांत जी से हमारे मित्र हैं, लेकिन उन लोगों ने भी एक अभियान चलाया था, साईं के रसोई के साथ मिलके वो काम कर रहे थे। उनका जो एकता शक्ति फाउंडेशन है जिसमें वो पहले थे, अभी नहीं है, उसके साथ मिलके वो काम कर रहे थे। और 2 दिनों के बाद उन्होंने कहा कि अब हम लोग भी अब पका पकाया भोजन नहीं देके, हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को सूखा भोजन उपलब्ध कराएं, राशन उपलब्ध कराएं। तो हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए एक व्यापक अभियान चलाने पड़ेंगे, और व्यापक अभियान के लिए व्यापक कामों में करना पड़ेगा। तो मेरे मन से ही निकल गया कि मैं अभियान का नाम देता हूं कि मैं बेगूसराय का बेटा हूं। उन्होंने अभियान को स्वीकार कर लिया, कहा कि चलेगा किससे। तो मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया से यह आह्वान किया कि हम एक दिन का उपवास रखेंगे। जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, वो लोग हमको अपनी सहमति दें। बहुत लोगों ने, 241 लोगों ने उपवास करने की सहमति दी। बहुत लोगों ने अभियान से जुड़ने की सहमति बहुत लोगों ने दी, लेकिन उपवास करने की सहमति 241 लोगों ने दी। तो उपवास, लोगों ने पूछा कि उपवास करना है करके क्या करेंगे। हमने कहा कि भर दिन उपवास करना है, और जो हमारे पास राशन बचे, मैंने भर दिन का जो हमारे लिए राशन बचा है, उस राशन को अपने आस पड़ोस में
11 लोगों को, 25 लोगों को, परिवार को चिन्हित करिए। आप जितना दे सकते हैं उतने ही परिवार, अगर 2 ही दे सकते हैं तो 2 ही परिवार चिन्हित करिए, 5 कर सकते हैं तो 5 परिवार चिन्हित करिए, और शाम में आप उनको राशन पहुंचा दीजिए। जानकर आश्चर्य होगा कि 3751 परिवारों को उस दिन लोगों ने राशन पहुंचा दिया। तो ये अभियान का मेरा जो शुरुआत था ये बहुत जोरदार रहा। फिर लोगों ने पूछा कि अब क्या करना है। मैंने कहा कि अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यही करना है कि जितने परिवारों को आपने राशन दिया है उसको जब तक लॉकडाउन है तब तक उसका केयर करिए, आप केयर टेकर बनिए। मान लीजिए आप स्वयं नहीं कर सकते तो अपने मित्र दोस्त से सहायता लेके उनको पूरा करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो अब आप हमको खबर करिए, मैं उन कामों को करूँगा। तो आप समझिए कि 3751 परिवारों का केयर का काम, बांटने का काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन केयरिंग का काम ये हमने शुरुआत से ही शुरू किया कि उतने परिवारों को, अब 3751 परिवार वहाँ हो गए और 25-30 लोग यहाँ सिमरिया में हो गए। इनका केयरिंग का काम, उनको तो रोज भोजन चल रहा था, इनका केयरिंग का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। उसके अलावा जो जनरल लोग थे उनके बीच भी हम लोगों ने राशन देना प्रारंभ किया। तब हमारी नज़र गई जो बेगूसराय में, बरौनी में जो किन्नर समाज के लोग हैं, काफ़ी संख्या में हैं, जो मंगलिक कार्यों में या दूसरे से सहायता लेकर जिनकी जीविका चलती है, उनके ऊपर मेरा नज़र गया। तो उनके बीच भी हम सब लोगों ने काम किया। जो थर्मल और फर्टिलाइज़र है वहाँ मैंने सैकड़ों के संख्या में मजदूर फंसे थे, उनके बीच हम लोगों ने काम किया। उसके अलावा जो गायन पर, गाना और नृत्य करना जिनका पेशा है, जिनका जीविका उसी से चलता है, दूसरे शाब्दिक अर्थों में जो लोग बोलते हैं, वहाँ के बोलचाल के भाषा में, बखरी के आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वो रेड लाइट एरिया है, जहाँ शरीफों को जाना दिन में संभव नहीं होता है। वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ 60-70 परिवारों के बीच भी हम लोगों ने काम किया। अच्छा। तो ये इस कामों को लगातार विस्तार मिलता गया। विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, उनके बीच लगातार उसको संगठित करके हर पंचायत में हम सब लोगों ने काम किया। और जानकर आश्चर्य होगा कि 32,000 लोगों को तक हम लोगों ने अपनी सेवा पहुंचाई। अच्छा। और जब हम खर्च उसका जोड़ते हैं तो 35 लाख रुपया होता है। अच्छा। और हम लोग मैंने छोटे लोग हैं, क्या लगाएंगे, हम लोगों ने 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक लगा होगा हमारा। और बाकी जो आप राशि समझ रहे हैं वो तमाम राशि सहयोग से आया, बेगूसराय के लोगों ने दिया। बेगूसराय माने हम तो माने डाकिया थे, आप सामान देते थे, आपके सामान को ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देना, यही हमारी भूमिका थी। तो आप इसको समाज सेवा कह दीजिए, जो कह दीजिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं तो डाकिया था, सेवक था। मैं आप मालिक हैं, आप देते थे, मैं उन तक पहुंचा देता था, मेरा तो यही काम था। तो इसके अलावा और कौन कौन से समाज सेवा में अपने काम किया, खासकर अगर कोरोना की बात करें तो इसके अलावा भी कुछ? देखिए, कोरोना में के अलावा अभी जो दरभंगा में बाढ़ हुआ था उसमें भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। अभी इससे पहले खगड़िया में जो बाढ़ आया था, खगड़िया में भी यहाँ से प्रतिदिन हम लोग राशन भेजते थे बना के। बेगूसराय के शहर के ही लोगों ने हमको ढेर सामग्री दिया था, प्रतिदिन यहीं से गाड़ी खुलती थी। अच्छा। तो लगातार ये काम, या किसी गरीब की बेटी का शादी है तो उसमें जो हम लोग से सहयोग हो पाता है, या मित्र दोस्त से जो सहयोग करा पाते हैं, तो हम लोग ये बराबर ये करते रहते हैं। चूँकि ये आप करिएगा तभी आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एक अच्छे मानव बन सकते हैं। एक अच्छे मानव बनने के लिए भी जब तक आपके अंदर दर्द नहीं हो, जब तक एक मानव के प्रति आपकी संवेदना नहीं हो, तब तक एक जीवंत मानव नहीं हो सकते। मानव हो सकते हैं, आप करोड़पति हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान बनने के लिए आपके अंदर यह जरूरी है कि मानवता आपके अंदर हो। और एक मानव जब दूसरा मानव संकट में होता है तो उसके प्रति आप खड़ा होते हैं, तो यही मानव का एक लक्षण है। उन कामों को सब लोगों को करना चाहिए। अगर राजनीति जीवन की बात करें तो उसमें आपका क्या उद्देश्य है, किस तरीक़ा से उसमें समाज की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति अपने तरीके से चलती है, राजनीति अपने तरीके से चलती है। देखिए, जिस गुरु का शिष्य है, यानी जो आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं,
तो वो हमेशा 94 से कहते रहते थे कि जात बात टिकने वाला नहीं है, ये जात की राजनीति नहीं चलेगी, जात से जमात की ओर बढ़ना चाहिए, और जब जात से जमात की ओर बढ़िएगा तभी जाके इस बिहार का कल्याण होगा। और विकास की बात उन्होंने शुरू से की। यही कारण है कि आज जाति प्रथा गौण हो रही है, राजनीति में विकास आगे आ रहा है कि जो लोग विकास करेंगे, जो लोग काम करेंगे, उनके साथ जनता खड़ी होगी। तो निश्चित रूपेण जब राजनीति हम करेंगे और जब भी कभी मौका मिलेगा तो विकास की बात करेंगे, विकास करेंगे। और दूसरी बात, जो आज के डेट में विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं अपने जिला की बात नहीं करता हूँ, सबकी बात जनरल बात करता हूँ कि भाई विधायक फंड का या एमपी फंड का उपयोग करना विकास नहीं है, उसको मैं कभी विकास नहीं मानता हूँ। वो तो मैंने कम जानने वाला भी व्यक्ति अगर विधायक बन गया तो उसको भी उतना फंड मिलेगा और उस फंड को खर्च करना है, तो विकास नहीं है। इसके अलावा आप क्या लाते हैं अपने क्षेत्र में, ये विकास है। इसके अलावा आपकी क्या उपलब्धि है? आपने क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाया, आपने क्षेत्र में बड़े कारखाने लाए, या क्षेत्र में बड़ी योजना आपने लाया, तो ये विकास है। और जब इस पर चर्चा करिएगा तब बहुत लोग फेल हो जाएंगे, बहुत लोग फेल हो जाएंगे। आज लोग बूझते हैं यही कि विधायक की फंड मिला, उससे एक सड़क बना देना, स्कूल का 4 दीवारी बना देना, पीसीसी करा देना, यही विकास है। ये विकास नहीं है। ये तो आपको जो मिला है वो तो करना ही करना है आपको, क्या करिएगा, या तो लैप्स करेगा, वो विकास नहीं है। आप इसके अलावा जो लाते हैं वो विकास है। तो आप भी एमएलसी रहे हैं पहले, और अब आपको क्या लगता है कि बेगूसराय में क्या कुछ और होना चाहिए जो नहीं हो सका? देखिए, विकास अभी बेगूसराय में बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे ज़रूरी यह है कि अभी तो बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, ये अलग बात है, वो प्रारंभ होने में समय लगेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है, आप जब बेगूसराय के क्षेत्रों और इनके आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों को देखेंगे तो किशनगंज से लेके बेगूसराय तक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां अगर बीमार लोग हो जाए तो उसका इलाज हो सके। या तो उसको दरभंगा जाना पड़ेगा या तो पटना जाना पड़ेगा। तो भारत सरकार हमेशा जहां तहां अपना बात करते रहते हैं, लेकिन बेगूसराय में एम्स के तर्ज पर एक अस्पताल बने, ये बेगूसराय के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे खगड़िया भी लाभान्वित होगा, उससे मुंगेर भी लाभान्वित होगा, उससे जो पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, इसके अलावा तो समस्तीपुर है, लखीसराय है, सतपुरा। तो जो पटना पर भार है, पटना माने रोड बन जाएंगे, अभी जो बन रहे हैं 4 लेन बन जाएंगे तो पटना की दूरी कम होगी, लेकिन पटना का भार भी कम होगा। जो पटना में एम्स है, पटना में पीएमसीएच है, या इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था है, इनके भार भी कम होंगे। अगर ये संचालित बेगूसराय में किया जाए तो उसके भार भी कम होंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ रोड मार्ग और रेल मार्ग, देखिए यहाँ रोड और रेल दोनों उपलब्धता है, तो इसलिए। और दूसरी बात है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र भी इस इलाके के में बेगूसराय ही औद्योगिक क्षेत्र है। तो इन सारे चीज़ों को आप देखिएगा तो यहाँ जरूरी है कि यहाँ एम्स के तर्ज पर, एम्स के अनुरूप या एम्स बेगूसराय में बने। इसके रूप लिए लोगों को काम करना चाहिए। दूसरा कि जिन चीज़ों का आप दरभंगा में आज के डेट में चर्चा हो रही है कि यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, तो अगर दरभंगा होना चाहिए तो बेगूसराय भी कहीं से पीछे नहीं है। तो बेगूसराय को भी उन चीज़ों से को जोड़ना चाहिए कि यहाँ भी हवाई मार्ग से बेगूसराय को जोड़ा जाए। चूँकि अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी, अब 1.5 घंटा 2 घंटा तो टपला खा के आएगा नहीं। 4 लेन भी बनेगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, तो सीधे लोग दिल्ली से यहाँ लैंड करेंगे और सीधे यहाँ से जा पाएंगे, तो कंपनी के लिए भी सुविधादय होगा। यहाँ के जो खगड़िया समस्तीपुर के लोग हैं उनको भी सुविधा प्रदान होगा। तो ये काम भी बेगूसराय में होना चाहिए। इसके अलावा बेगूसराय में यूनिवर्सिटी बनाने का चर्चा हो रहा है। निश्चित रूप में बेगूसराय को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। देखिए, आप शैक्षणिक विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गति, जब तक आप छात्रों का भार हर शैक्षणिक संस्थानों में कम नहीं करिएगा तो नियमित सत्र चलाना
और उनको प्रॉपर वे में उसका विकास करना संभव नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि उसके छोटे रूप में जिले क्यों, जब मुंगेर जिला था तो क्यों तोड़ा, जनसंख्या बढ़ गई, भार बढ़ गया, तो इसलिए बेगूसराय बनाया गया, सतपुरा बना, जमुई बना, तो कई जिले बने। तो उसी तरह यूनिवर्सिटी को भी विखंडित करना चाहिए और बेगूसराय को यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहिए। नाम जो हो, आम हो, इमली हो, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, सरकार इसमें सक्षम है, वो नाम दे, लेकिन बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये जरूरी है। चूँकि आपको मेडिकल कॉलेज भी आप बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो गया, राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, और कॉलेजें भी हैं, बगल में समस्तीपुर है, बगल में लखीसराय है, खगड़िया है, पटना जिला जो पटना मोकामा से आप जोड़ लीजिए, वो पटना जिला में है, मगध यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज हैं। तो मगध यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजों को तोड़ना चाहिए, मराठी तराची जितने भी इलाके हैं बढ़िया से लेके, इनको भी अथी करके इनको लाना चाहिए, और बेगूसराय का एक नया यूनिवर्सिटी बनाने का पूरी क्षमता रखती है, पूरी योग्यता रखती है, तो इन कामों को करना चाहिए। आप कहेंगे कि आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं मांगते, जब आपके माध्यम से भी बोल रहा हो तो सरकार तक मेरी बात जा रही है, इसका मतलब है कि मैं सहमत हूँ, सरकार तक मेरी बात जाए, आपके माध्यम से जाए, जिसके माध्यम से जाए, ये जाए कि हमारी इच्छा है, हम सब की इच्छा है, बेगूसराय के एक एक नागरिकों की इच्छा है कि बेगूसराय में यूनिवर्सिटी बने। और सर अब अंतिम प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या जनता के बीच अभी वही उनका कोई लड़ाई में है ही नहीं कि विकास का मापदंड आप मापिएगा ना, कि आपने नीतीश जी को 15 साल दिया, तो नीतीश जी ने क्या किया, और उनके पीछे जो लोग लगे हुए जिनको लाट टपक रहा है बार बार, ठीक है, तो उनके भी खानदान के लोगों ने 15 साल शासन किया, तो उनके शासन व्यवस्था क्या था, बातें बथानी से नारी जैसे दर्जनों नरसंहार हुए इस बिहार में, रोज लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण तो उद्योग बन गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुलनात्मक अध्ययन होगा। आज 20-22 घंटा 23 घंटा बिजली रह रहा, आगे नहीं रह रहा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था गांधी मैदान में कि मैं अगर बिजली नहीं दूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बिजली मिल रही है तो वोट मिलना चाहिए ना हमको। हम सड़क बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, गांव में रोड मिलता था क्या, आज गली में रोड बना रहे हैं, तो हम गली में रोड बना रहे हैं, नल दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो हमने गांव का भी सूरत बदला है। तो वोट लेने का अधिकार हम ही को है, और हमारी सरकार 110% बनने जा रही है, वापस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। आगे क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या आपको भी कोई हम संगठन के लोग हैं, और संगठन की अपनी भूमिका होती है कि पहला कि वो अपने प्रत्याशी के लिए काम करे, उसके लिए ज़मीन तैयार करे कि हमारा पार्टी, हमारा संगठन चुनाव जीते। उम्मीदवार कौन होता है उससे बहस नहीं होती है। तो संगठन की जो भूमिका है, संगठन अपना भूमिका अदा करेगी। अगर पार्टी ने आदेशित किया मुझे भी चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जहाँ पार्टी कहेगी वो काम करूँगा। तो जो गार्जियन करता है, बच्चे को जो गार्जियन कहते हैं उसको मानना पड़ता है। एक अच्छे बच्चे के लिए तो यही ज़रूरी है। तो हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की तरह ही संगठन में काम करेंगे। और 25 साल हो भी गया इस संगठन में, मैंने 94-95 से आज 2000 है, तो इतने दिनों से संगठन में काम कर रहे हैं। दाएं बाएं हमने कभी झांका नहीं है। प्रयास करेंगे कि दाएं बाएं कहीं झांकना नहीं पड़े, हम यहीं मुस्तैदी के साथ अपने संगठन, पार्टी और सरकार के लिए काम करते रहें। चलिए भूमिपाल जी, आप केवी स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी बहुत आभार कि आपको, आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो आपके स्टूडियो में लोग आके अपनी बात रखते हैं उनकी बात जनता तक जा सके। बहुत धन्यवाद।